दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? इस वीडियो में मैंने मुकम्मल तफसील के साथ मॉर्गेज के प्रोसेस के हवाले से बात की है कि उसमें बैंक क्या-क्या देखते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या होती हैं, कौन-कौन सा बैंक अच्छा है। इसके अलावा जब आप मॉर्गेज की प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, तो उस पे ऑफ़र देने का क्या प्रोसीजर है। जी हाँ, ऑफ़र का भी एक प्रोसीजर है, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या-क्या है, वो भी मैंने इसमें डिस्कस की हैं। तो इस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि बैंक की मॉर्गेज ना मिले तो कौंसल होम लोन वो कैसे मिलता है। उसके अलावा कौंसल हाउसेस जो हैं वो कैसे मिलते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इसके अलावा इसमें एक प्रॉपर्टी का टूर भी शामिल है जो हम देखने गए थे प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, और उस पे अभी तक बातचीत चल रही है, लेकिन इसमें उसका टूर भी शामिल है। आपको भी दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी का टूर कैसे होता है और कैसी-कैसी प्रॉपर्टीज़ मार्केट में हैं और उन पे क्या-क्या ऑफ़र आती हैं और ऑफ़र का क्या प्रोसीजर। वीडियो में आपको ये सारी डिटेल मिलेगी। मैंने गाड़ी ड्राइव करते-करते वीडियो बनाई है। जो कंट्री साइड है उसके जो खूबसूरत मकामात हैं वो भी देख लेंगे, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो जहाँ-जहाँ से गुज़र रहा हूँ वो सारा व्यू भी रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ साथ-साथ। और साथ-साथ मैंने तमाम डिटेल भी डिस्कस की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसके हवाले से कोई भी कमेंट्स हैं या मॉर्गेज के हवाले से आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी व्यूइंग, प्रॉपर्टी बाइंग और प्रॉपर्टी मॉर्गेज के जो प्रोसीजर है आयरलैंड में, वो सारा डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक प्रॉपर्टी की व्यूइंग पे जा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं आपको प्रॉपर्टी भी दिखाता हूँ और बाकी हम डिस्कस करते हैं साथ-साथ कि प्रॉपर्टी आयरलैंड में कैसे परचेज़ की जा सकती है, ठीक है जी? अच्छा, प्रॉपर्टी व्यूइंग जो है, वो आयरलैंड में प्रॉपर्टी बाइंग के प्रोसीजर का हिस्सा है। प्रॉपर्टी आप आयरलैंड में बाय कर सकते हैं सेल परचेज़ पे और ऑक्शन पे। तो अभी जो प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं वो सेल परचेज वाली प्रॉपर्टी है। तो सेल परचेज वाली प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी की व्यूइंग करना होती है। आप व्यूइंग के बगैर प्रॉपर्टी पे ऑफर नहीं दे सकते। अब प्रॉपर्टी पे ऑफर देने के लिए भी आपको कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉपर्टी की प्राइस 2 लाख है और आप उस पर ऑफर देना चाहते हैं और आपको लगता है जो ऑफर है वो ऊपर नीचे हो सकती है। प्रॉपर्टी की अगर उनकी आस्किंग प्राइस 2 लाख है, तो आप प्रॉपर्टी की प्राइस आपके मुताबिक अगर आपको लगता है कि 170 बनती है, तो आप उनको कह सकते हैं जी कि मेरी तरफ से ऑफर 170 है, मुझे लगता है प्रॉपर्टी की प्राइस 170 होनी चाहिए। तो ये ऑफर भी देने के लिए आपको कुछ प्रूफ दिखाने पड़ते हैं। कोई भी रैंडम पर्सन प्रॉपर्टी को व्यूइंग करने के बाद ऑफर नहीं दे सकता। ऑफर देने के लिए आपको प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने पड़ते हैं। प्रॉपर्टी व्यूइंग कोई भी कर सकता है। अगर आपको व्यूइंग करनी है प्रॉपर्टी की, आप जा सकते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं। लेकिन अगर आपने उस पर ऑफर देनी है, ऑफर देने के लिए आपको प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए। ऑफर देने के लिए आपको बैंक की तरफ से मॉर्गेज का लेटर दिखाना पड़ता है, प्री अप्रूवल। यहाँ पर बैंक इशू करते हैं एक लेटर, प्री अप्रूवल मॉर्गेज, यानी कि मॉर्गेज की प्रॉपर अप्रूवल से पहले आपको एक जनरल असेसमेंट करके आपको एक प्री अप्रूवल लेटर दिया जाता है, जो आप प्रॉपर्टी की बिडिंग के लिए या प्रॉपर्टी में ऑफर्स देने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो वो एक प्री अप्रूवल लेटर होता है, वो आपको मिलता है, तो वो आप ले सकते हैं बैंकों से। अगर आपने वो नहीं लेना तो फिर आपके पास अपने अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए जितने आप ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने प्रॉपर्टी की प्राइस 2 लाख थी और आपको पसंद आई है और आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी की प्राइस जो है वो 2 लाख से कम है, या कोई ऑलरेडी ऑफर है जो 2 लाख की अवेलेबल है एजेंट के पास, तो आपको 2 लाख से ऊपर की ऑफर देनी पड़ेगी। तो आप हो सकता है 2,10,000 की ऑफर दें या 2,20,000 की ऑफर दें, क्योंकि आप सेम ऑफर नहीं दे सकते एजेंट को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसके पास है और उस पर कोई ऑलरेडी बंदा लेने को तैयार है। तो आपने अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको उससे ऊपर की ऑफर देनी पड़ेगी। तो जो भी ऑफर आप दे रहे हैं, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो ऑफर को मीट करने के आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप 2,10,000 की ऑफर दे रहे हैं, तो या तो आपके अकाउंट में इतने पैसे हो, या फिर आपकी बैंक की तरफ से मॉर्गेज अप्रूव हुई हुई हो, जिसमें आपको बैंक इतने पैसे ऑफर कर रहा हो, 2,10,000, 2,20,000, 2,50,000, जो भी आपकी अप्रूवल है। ये तो था ऑफर का प्रोसीजर कि ऑफर देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। अब मॉर्गेज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है।
तो दोस्तों वहीं से बात शुरू करते हैं जहाँ पे हमने रोकी थी। मुझे ब्रेक लेना पड़ गई रास्ते में। मॉर्गेज का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपको बैंक को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देनी पड़ती है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट 6 मंथ की बैंक आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देख के ये असेस करता है कि आपकी सेविंग की कोई हैबिट है कि नहीं। सेविंग की हैबिट बैंक के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सेविंग नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप सेव करने वाले बंदे नहीं हैं और आप अपने पैसे जो सारे हैं वो ज़ाया कर देंगे, तो आप किसी काम के बंदे नहीं हैं बैंक के लिए। तो आपको अपनी सेविंग की हैबिट दिखानी पड़ती। तो जब भी आप बैंक के पास मॉर्गेज के लिए जाएं तो उससे पहले रेगुलरली 6 मंथ तक रेगुलरली सेविंग करें। एक सेट अमाउंट एवरी मंथ जितनी भी आपकी बनती है पे उसके हिसाब से सेव करें, और एक सेविंग का अकाउंट बैंक को दिखाएं कि ये मेरी रेगुलर सेविंग की हैबिट की वजह से ये सेविंग हुई है। प्लस जो आप रेंट अगर कहीं दे रहे हैं तो वो रेंट भी आपका जो है वो सेविंग में काउंट होता है, लेकिन लहदा से आपका सेविंग का एक हैबिट होनी चाहिए ऑन टॉप ऑफ दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आपकी बैंक ये देखता है सेविंग की हैबिट, उसके बाद वो आपकी इनकम को असेस करते हैं कि अब देखते हैं इसकी इनकम कितनी है और उस पर इसको कितने पैसे देने हैं। तो इनकम जो आपकी हो उसके 4 गुना आपको मॉर्गेज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी साल की इनकम 50,000 है, 50,000 यूरो, तो आपको 2 लाख यूरो की मॉर्गेज मिलती है। लेकिन वो 2 लाख यूरो की मॉर्गेज देने के लिए भी बैंक आपकी जो इनकम है उसको पहले स्ट्रेस टेस्ट करेगा। अब स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है? स्ट्रेस टेस्ट ये है कि अगर आप पे किसी किस्म का स्ट्रेस आता है, फाइनेंशियल कोई इशू आता है, फाइनेंशियल बर्डन आता है, तो उस सूरत में आप कितने पैसे दे सकते हैं बैंक को। तो उस स्ट्रेस टेस्ट के बाद बैंक आपको जो उनकी असेसमेंट होती है उसके मुताबिक पैसे देता है। फॉर एग्जांपल आपकी 50,000 इनकम है और आपको मॉर्गेज 2 लाख यूरो कम से कम बननी चाहिए, लेकिन आपको बैंक हो सकता है 170 180 दे। ये डिपेंड करता है बैंक के स्ट्रेस टेस्ट के बाद। तो ये तो थी मॉर्गेज के लिए रिक्वायरमेंट। बाकी मैंने ये देखा है कि एआईबी और बैंक ऑफ आयरलैंड में एआई एआईबी तो बिल्कुल ही फारग है। उसकी वजह यह है कि एआईबी का जो मैसेजिंग सिस्टम है, जब भी आप बैंक ऑफ आयरलैंड या किसी भी बैंक के पास जाते हैं तो उनका मॉर्गेज का एक पोर्टल होता है जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, जिन पे वो आपको प्रॉपरली असेस करते हैं। तो उसके लिए जो एआईबी का पोर्टल है उसमें जो उनका मैसेजिंग का सिस्टम है वो बहुत ही स्लो है। आपने अगर सिर्फ इतना भी लिखा है ना कि हेलो, तो उसका जवाब हाय आने के लिए कि हाय हाउ आर यू, तो उसका भी जवाब देने के लिए उनको 3 दिन चाहिए। तो ये इतना टाइम वेस्ट है आपका कि आपको छोटी सी बात, आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, तो उन्होंने आपको छोटी सी बात बतानी है ना कि भाई आपके एड्रेस में काउंटी कॉर्क नहीं लिखा हुआ, या आपके एड्रेस में आपका पोस्ट कोड नहीं है, या कुछ भी उन्होंने कहना है कि वो 3 दिन के बाद आपको जवाब आएगा। और वो आपका प्रोसीजर इतना डिले करता है ये चीज़ कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो बैंक एआईबी बैंक जो है आई वुड नॉट रिकमेंड। बैंक ऑफ आयरलैंड का जो मैसेजिंग का सिस्टम है, जब आप उनसे बात कर रहे थे, जिनका मॉर्गेज का पोर्टल है, तो उसमें उनकी मैसेजिंग बड़ी क्विक है। आप एक ही दिन में उनके साथ ऐसे टेक्सटिंग की तरह बात कर सकते हैं कि जैसे आप टेक्स्ट कर रहे हैं किसी बंदे को और उसका जवाब इमीडिएटली आ रहा है। आप मैसेज करते हैं, आपको हो सकता है 10 मिनट बाद जवाब आ जाए। आप मैसेज करते हैं, हो सकता है आपको 10 मिनट में जवाब आ जाए। तो वो आपका प्रोसीजर बहुत क्विक कर देता है। हो सकता है आपका सारा मॉर्गेज का प्रोसीजर वो तकरीबन हफ्ते 10 दिन में मुकम्मल करके आपको जवाब दे दें, जबकि सिर्फ इतना सा जवाब लेने के लिए कि आपकी मॉर्गेज अप्रूव नहीं है। एक बात कर रहा हूँ कि अगर आपको रिफ्यूज़ल भी उन्होंने करनी है ना, अगर एआईबी ने, तो उसके लिए भी वो आपको 4-5 महीने लगा देंगे, क्योंकि छोटी छोटी बात के लिए तो आपके दरमियान बैक एंड फोर्थ हो रही है। तो वो 4 महीने बाद शायद आपको वो रिफ्यूज़ल दे दें कि नहीं जी भाई फंस जाओ। तो जबकि अगर बैंक ऑफ आयरलैंड ने हाँ करनी है ना करनी है, वो आपको शायद एक हफ्ते में आपका मुकम्मल प्रोसीजर करके आपको बता दें और आपको पता लग जाए कि जी मुझे इतनी मॉर्गेज मिल रही है बैंक ऑफ आयरलैंड की तरफ से, और दैट इज इट। तो बैंक ऑफ आयरलैंड एआईबी जिन दोनों को मैंने टेस्ट किया,
उनमें से बैंक ऑफ आयरलैंड इज मच बेटर। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी दोनों बैंकों से मॉर्गेज रिफ्यूज हो जाती है तो देयर इज अनदर प्रोसीजर। वो ये है कि आप सिटी काउंसिल की जो मॉर्गेज है वो ले सकते हैं, उसे कहते हैं सिटी काउंसिल होम लोन। तो उसके लिए जो सिटी काउंसिल होम लोन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका दो बैंकों से रिफ्यूजल लेटर हो आपके पास। तो अगर आपका दो बैंकों से रिफ्यूजल लेटर है आपके पास, देन आप सिटी काउंसिल होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये पहली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि दो बैंकों ने आपको मॉर्गेज रिफ्यूज की, तो ये उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और ये उन्हीं लोगों के लिए कि जिनको बैंक मॉर्गेज नहीं दे रहे, ये उन्हीं लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। सिटी काउंसिल होम लोन इज ए मच बेटर ऑप्शन इफ यू कैन गेट इट, क्योंकि सिटी काउंसिल होम लोन में फैसिलिटी ये है कि ये बेसिकली सिटी काउंसिल की तरफ से है, तो ये काफ़ी अकोमोडेटिंग होते हैं आपकी। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह कोविड था, कोविड के टाइम पे अगर आपका सिटी काउंसिल का होम लोन होता तो वो आपकी शायद किस्तें रोक देते हैं। वो कहते हैं कि जी जब तक ये कोविड चल रहा है तब तक हमसे इंस्टॉलमेंट्स वापस नहीं लेंगे। तो सिटी काउंसिल के साथ काफ़ी इस तरह की सूरत हाल है कि उसमें आपको काफ़ी लेवरेज मिल जाता है, काफ़ी फ्रीडम मिल जाती है। अब बिल्कुल ही फ्री नहीं आपको वो कर देते कि वो आपको बिल्कुल फ्री में घर दे दे, लेकिन बहरहाल अगर आप सिटी काउंसिल वाले मॉर्गेज की तरफ जा रहे हैं तो उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है, तो एक भी एक अच्छी ऑप्शन है। बाकी घर लेने के आयरलैंड में और भी तरीके हैं। हेल्प टू बाय स्कीम है, फिर रेंट टू बाय स्कीम है, फिर सोशल हाउसिंग भी है। सोशल हाउसिंग के लिए अगर आयरलैंड में अगर आपने घर लेना है सोशल हाउसिंग में, तो एक सर्टन इनकम का थ्रेशोल्ड है। आई डोंट नो कि फैमिली और पर्सनल इनकम के लिए कितना थ्रेशोल्ड है, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक इनकम का थ्रेशोल्ड है कि उतनी आपकी इनकम हो साल की, उससे नीचे तो आप सोशल हाउसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर या काउंसिल हाउसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फिर लंबा इंतज़ार है आयरलैंड में। आयरलैंड में चूंकि हाउसिंग जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। आयरलैंड में हाउसेज ही नहीं है, घर ही नहीं अवेलेबल। तो जो काउंसिल के घर हैं, जो काउंसिल के हाउसेज हैं, वो भी बहुत लिमिटेड हैं। तो अगर आप एक अप्रूव हो जाते हैं किसी काउंसिल में किसी घर के लिए कि आपको घर देना है यहाँ पे, तो वो फिर आपकी वेटिंग लिस्ट है, जो वेटिंग लिस्ट साल हर साल चलती है। कई दफ़ा तो 10-10 साल आप वेटिंग लिस्ट में बैठे रहते हैं कि उसके बाद आपका काउंसिल की हाउसिंग अप्रूव होती है। तो अब मैंने यहाँ पर तो ये देखा है कि काउंसिल हाउस भी आपका अपना घर नहीं होता, लेकिन उसमें आपका जो रेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मार्केट से लो होता है। मार्केट में अगर एक घर का रेंट समझ लें कि 1200 यूरोज है या 1500 यूरोज है, तो हो सकता है कौंसल हाउस पे आपके घर का रेंट उसी घर का आपको 400 देना पड़े, 300 देना पड़े, इस तरह करके पर मंथ। तो वो एज कंपेयर टू मार्केट रेंट वो बहुत नीचे है। तो कौंसल का घर, उसमें सिर्फ मेंटेनेंस का भी आपका कोई खर्चा नहीं। कौंसल वाले खुद ही आके मेंटेनेंस करते हैं, कोई मसला हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, कौंसल वालों को आपने कहना है, उन्होंने आके फिक्स कर देना है। तो आपका मेंटेनेंस का भी कोई कॉस्ट नहीं, वो भी कौंसल की जिम्मेदारी है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को 10-10 साल इंतजार के बाद कौंसल हाउस मिलने के बाद खुशियां मनाते देखा है, तो कि वो अपना घर नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद वो आपका ही घर होता है, इस तरह से कि आप उसमें रह सकते हैं जब तक आप चाहें। आपके बच्चे भी उसी घर में रह सकते हैं। आई थिंक सो, मुझे इसमें कंप्लीट नहीं प्रोसीजर पता, लेकिन वो आपका ही घर कंसिडर होता है जब तक कि आप जिंदा हैं। तो वो बड़ा एक फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपका अपना घर नहीं है। आप उसको बेच के कहीं और नहीं जा सकते, या बेच के आप पैसे अपनी जेब में नहीं डाल सकते। दैट इज व्हाट इट इज। मॉर्गेज हाउस आपका अपना होता है, लेकिन वो भी आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि आपकी मॉर्गेज खत्म नहीं होती। सो घर लेना भाई आयरलैंड में कहाँ इतना आसान। खैर, ये था प्रोसीजर। और बाकी आप अभी नज़ारे देखें आयरलैंड के। ये ब्यूटीफुल कंट्री साइड है मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, तो यहाँ के नज़ारे बड़े प्यारे हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए ये वीडियो चलाता हूँ
अगर आप लोगों को ये नज़ारे पसंद आ रहे हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा व्यू लग रहा है। कभी कभी टाइम मिलता है जॉब से हट के कहीं जाने जाने का, तो व्यूज आर वेरी नाइस। कंट्री साइड पे आयरलैंड की बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है और बड़ा प्यारा व्यू है। और घर लेने के मामले में भी अगर आप देखें तो सिटी साइड पे अगर आप किसी सिटी के एरिया में घर ले रहे हैं तो वो एक्सपेंसिव होते हैं। वहाँ पर प्रॉपर्टी और जो घर है वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है जॉब्स हैं वहाँ पे, मार्केट्स हैं, आपको हर चीज़ अपने वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाती है। तो सिटी वाली जगह पे या सिटी साइड पे आपको जो घर लेना है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, छोटे छोटे घरों की प्राइसेस। तो बहुत सारे लोग जो हैं जो छोटे घरों में रहना पसंद नहीं करते, वो फिर बड़े घरों के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्री साइड पे आ जाते हैं, क्योंकि कंट्री साइड पे एक अच्छे घर की आपको वही मार्केट प्राइस मिल रही होती है जो एक छोटे से खुडे की आपको सिटी में मिल रही होती है। एक छोटा सा खुडे जैसा घर आपको सिटी में जिस वैल्यू में मिलेगा उसी प्राइस में आपको कंट्री साइड पे एक अच्छा खासा बड़ा घर मिल जाएगा, अलॉन्ग विद गार्डन, और एक मतलब आपको जमीन भी मिल जाएगी साथ। हो सकता है आपको काफी सारी जमीन मिल जाए उसके साथ, जिसपे कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग लॉज वगैरह है। तो आपको वो जमीन साथ मिल जाएगी, ग्रीन लैंड है आपके पास, बीच में आपका घर है, और आप उस लैंड को एंजॉय कर सकते हैं। आप खुला हाथा आप वहाँ पर एक्सरसाइज करें, व्हाटएवर जो भी आप करें, आप आप वहाँ पर बैठें, धूप एंजॉय करें, मौसम एंजॉय करें। तो इस तरह की चीज़ें। तो जिन लोगों को खुले डुले घर पसंद है, जिनको यार्ड पसंद है, तो वो फिर कंट्री साइड पे आ जाते हैं। कंट्री साइड पे रहने के लिए फिर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कुर्बानी देना पड़ती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। तो कंट्री साइड पे अगर आप आते हैं तो आपके पास अपनी गाड़ी जरूर होनी चाहिए। और वैसे आयरलैंड में तो सरवाइव करने के लिए आपके पास अपनी गाड़ी होनी ही चाहिए भाई। अब मैं आपको व्यूइंग दिखाऊंगा जब मैं प्रॉपर्टी पे पहुंचता हूँ, ठीक है जी। हम अंदर जाने लगे हैं, ठीक है, तो हम अंदर चल के देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, अंदर चल के देखते हैं। तो ये है, मैंने परमिशन ली है उनसे बनाने की प्रॉपर्टी। तो ये घर है, ये सारा रिफर्बिश होने वाला है, ठीक है। ये सिचुएशन है किचन की, और वो बैकयार्ड है, ठीक है। और पीछे मेरा ख्याल है वो दरवाज़ा खुलता है पीछे से, और वो पीछे फिर वो और भी लंबा हो जाता है। पीछे यार्ड जो है इनका वो देखना पड़ेगा कितना लंबा है। एक किचन है और ये बैकयार्ड है, और आगे से ये पता नहीं अब क्या चीज़ है। ये टॉयलेट है छोटा सा, मतलब कंडीशन इसकी ऐसी है कि बहुत बुरी सूरत हाल है। ये डुअर अपर प्रॉपर्टी है ना, यानी कि जिसको आप लें और उसके बाद फिर आप इसको रिफर्बिश करें। इस पे ग्रांट है ना, तो रिफर्बिश करके ठीक ठाक इस पे पैसे लगेंगे रिफर्बिशमेंट पे भी। तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी साफ सुथरी हो जाएगी। ये यहाँ से इसका व्यू है। और जो हमने तस्वीरों में देखा है सिलसिला में, तो हमने ये भी देखा है कि ये दरवाज़ा खुलता है पीछे, और लंबा सारा यार्ड इन्होंने दिखाया हुआ है। लेकिन हो सकता है दिस इज द एंड ऑफ इट, अब आई एम नॉट श्योर। अच्छा, ये इस तरफ से खुलता है, पता नहीं इधर क्या है क्या नहीं है, पर इसको बंद कर देते हैं। बाहर से ऐसे जैसे सड़क सी नजर आ रही है। एनीवे, तो बाद में देखते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी डीलर इस तरफ आया तो ये तो काफी टूटे फूटे से हैं, कमजोर से हैं, बुरी सूरत हाल है यहाँ पर। तो मैंने लॉक कर दी है। ये जो है ये ऊपर से क्या सूरत हाल है इसकी।
ये ऊपर से बैकयार्ड का व्यू है, ठीक है। तो वो गली लग रही है उस साइड पे ना, तो ये देखो, ये बैकयार्ड का व्यू ऊपर से, एक टॉयलेट ऊपर है। और एक मजे की चीज दिखाऊं आपको, ये जो पुराने बेडरूम होते थे ना, उनमें ये बेडरूम है और इसमें ये सिंक लगा हुआ है। तो ये जो यहाँ पर पुराने बेडरूम होते थे, उनमें ये सिंक कमरे के अंदर भी होते थे। तो दिस इज एन ओल्ड स्टाइल बेडरूम, ये ऐसा भी था किसी टाइम पे। एक ये बेडरूम है, इसमें भी सिंक लगा हुआ है, देख लो। यहीं से कहीं जाने की जरूरत नहीं, उठो कुरली शुरली करो बस, है ना अजीब बात। ये तीसरा बेडरूम है, ठीक है। दिस इज द डूअर अपर प्रॉपर्टी। और जो ऊपर सूरत हाल है, आई डोंट नो, ये अलमारी टाइप है कोई चीज, और ये ऊपर क्या चीज, ऊपर भी रूम्स है। ये भी कमरा है, ये भी कमरा है। अब ये एटिक है, एटिक को बेसिकली उन्होंने कन्वर्ट करके ना कमरे बनाया हुआ है। ये भी छोटा सा रूम है, ये टॉयलेट है। मतलब अगर इसको टिप टॉप किया हो ना, ये सारी चीजें अगर यहाँ से, इन चीजों से जान छुड़ाई हो, फिक्स किया हो, इट कैन लुक ब्यूटीफुल। परिंदा मरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बाकी बातें बाद में करते हैं। अभी हमारी जो इससे बात हुई है प्रॉपर्टी एजेंट से, तो वो कह रहा है कि उसके पास एक कैश बायर है। वी आर नॉट द कैश बायर, हम तो वो हैं जो, यानी कि मॉर्गेज वाले हैं। तो हमने प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज लेनी है, तो उस पर टाइम लगेगा। तो उसने कहा कि उसके पास कैश बायर है, तो हो सकता है ये प्रॉपर्टी बिक जाए कैश बायर को। ये प्रॉपर्टी अच्छी है, आपने देखा होगा कि आपको लग रहा होगा कि यार ये प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी है, इसका तो बुरे हाल है। लेकिन ये प्रॉपर्टी बड़ा अच्छा हॉस्टल बन सकता है, और कमर्शियल वैल्यू इसकी बड़ी अच्छी है इस हवाले से कि अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो यहाँ पर आप एक एक कमरे को रेंट कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा हॉस्टल बन सकता है, छोटा सा, ठीक है। तो इस हवाले से इसकी बड़ी अच्छी वैल्यू है। तो अगर कोई कैश बायर इंटरेस्टेड है, तो वो किसी वजह से इंटरेस्टेड है। और फिर इसके साथ जो बैक यार्ड है, ये जितना आपने वीडियो में देखा है, ये उतना बैक यार्ड नहीं है, उससे भी ज्यादा है पीछे। इस गली में दरवाजा निकलता है और दरवाजा से फिर नेक्स्ट साइड पे भी उसका गार्डन है, जो एक्चुअल गार्डन है इस प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी का वो जो गार्डन है, वो भी लंबा सारा अहाता है, वहां पर भी आप शेड वगैरह डाल सकते हैं। तो काफी पोटेंशियल है इस प्रॉपर्टी में। नो वंडर के वो जो बायर आया है, कैश बायर, ही इज इंटरेस्टेड। हो सकता है ये प्रॉपर्टी हमें ना मिले, क्योंकि हमारा मॉर्गेज वगैरह लेने में काफी टाइम लग जाएगा। ये है जी सिचुएशन। कैसा लगा आज का टूर? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा सारा। तो आज का जो हमारा व्लॉग है, यहाँ पे समाप्त होता है, ख़त्म होता है, ठीक है। पसंद आया है तो लाइक करें, मुझे बताएं आप और क्या देखना चाहते हैं और किन चीज़ों पे आप बात करना चाहते हैं, हम उन पे बात कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और मुझे बताइएगा आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। आई विल ट्राई टू फिक्स ऑल द इश्यूज। थैंक यू वेरी मच।